वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, हम कर रहे थे रीढ़ की हड्डी एकांकी, जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। उसकी व्याख्या का भाग दूसरा आज हम करेंगे। तो पहले भाग में हमने बात की थी कि किस तरह राम स्वरूप के घर मेहमान आने वाले थे, जो उमा के रिश्ते के लिए आने वाले थे। और प्रेमा और राम स्वरूप बात कर रहे थे कि उमा जो है वो शादी अभी नहीं करना चाहती या तैयार नहीं हो रही है। तो रामस्वरूप कहते हैं कि ये लड़की ना जाने कैसी है, क्योंकि आजकल लड़कियों के सहारे ही तो क्रीम और पाउडर का व्यापार चलता है। तो उसके आगे हमने चलना था। तो शुरू करते हैं। प्रेमा कहती है, अरे मैंने तो पहले ही कहा था, एंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। पर तुम तो, वो रामस्वरूप को कहती है कि बच्ची से सिर्फ इंटर पास करवानी थी। पहले इंटर बेटा +2 को कहा जाता था, पर यहाँ उसने इंट्रेंस शब्द का प्रयोग किया है कि सिर्फ 12वीं तक बच्ची को पढ़ाना था, तो बच्ची हाथ में रहती। क्योंकि बच्चे जब ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं तो समझदार भी हो जाते हैं और अपनी मर्ज़ी करना भी शुरू कर देते हैं। तो रामस्वरूप उसकी बात काटते हुए कहते हैं, चुप चुप, और दरवाजे की तरफ झांकते हैं कि तुम्हें, और कहते हैं कि तुम्हें कतई अपनी ज़ुबान पर काबू नहीं है। कल ही बताया था कि उन लोगों के सामने इस बात का जिक्र नहीं करेंगे, पर तुम तो अभी से ही सब कुछ उगले दे रही हो, और ना जाने उनके आने पर क्या हाल करोगी। अर्थात रामस्वरूप ने उन लोगों से ये बात छुपाई, उमा की पढ़ाई की बात छुपाई थी कि वो एक पढ़ी लिखी लड़की है। उन्होंने, क्योंकि जो गोपाल प्रसाद है और उनके बेटे हैं, उन्हें कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए जो घर का कामकाज करे, क्योंकि नौकरी तो उन्होंने करवानी नहीं थी। तो इसलिए रामस्वरूप ने अपनी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता पाने के लिए लड़के वालों से झूठ कहा था कि मेरी बेटी कम पढ़ी लिखी है। तो प्रेमा कहती है कि ठीक है बाबा, मैं नहीं बोलूँगी, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी हो करना, बस मुझे मेरा काम बता दो जो मैंने करना है। तो रामस्वरूप कहते हैं, तो उमा को जैसे ही तैयार हो, चाहे पाउडर लगाए ना लगाए, उसे वैसे ही भेज दो। कौन सी और बुरी है, वो वैसे ही सुंदर है। और उसे पान लेकर भेज देना। और नाश्ता तो तैयार है ना। तो ये बात कर रहे होते हैं, तब तक रतन आता है। आ गया रतन, इधर इधर ला, इधर बाजा नीचे रख, चद्दर खोल, पकड़ तो ज़रा उधर से। मतलब वो बाजा रखवाते हैं, चद्दर बिछाते हैं, उस कमरे की साज सज्जा कर रहे होते हैं। तो प्रेमा कहती है कि नाश्ता तो तैयार है, और मिठाई तो वो लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, क्योंकि आजकल मीठा लोग वैसे ही कम खाते हैं। तो कुछ नमकीन चीज़ें बना दी हैं, फल भी रखे हैं, और चाय और टोस्ट भी तैयार हैं। मगर हाँ, मक्खन मक्खन तो आया ही नहीं। तो घर में मक्खन नहीं था। तो रामस्वरूप कहते हैं कि क्या कहा, मक्खन नहीं आया? तुम्हें तो किस वक्त याद आती है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, तो उनके वो नखरों के मारे, मतलब उन्होंने दफ्तर के चपरासी को बुलाया था कि आकर थोड़ी सी मदद कर देना, पर वो नहीं आया था। तो वो रामस्वरूप चिंता में हो जाते हैं कि रतन यहाँ का काम करे अब, या इसको मक्खन लाने भेजा जाए। तो प्रेमा कहती है, यहाँ का काम कौन सा ज़्यादा है, कमरा तो ठीक ठाक ही है, बाजा सितार भी रख दिया है, नाश्ता यहाँ से बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है। सो मैं पकड़ा दूंगी, एक आध चीज़ तुम खुद ले आना, और रतन को मक्खन लाने भेज देते हैं। दो ही आदमी तो हैं वो, मतलब एक गोपाल प्रसाद और एक उनका बेटा शंकर। तो रामस्वरूप कहता है कि हाँ, गोपाल प्रसाद और दूसरा उनका लड़का, देखो उमा से कह देना ज़रा करीने से आए। करीना होता है बेटा सलीके से आना, कि समझ, मतलब सोबर आती वक्त वो सोबर दिखनी चाहिए, करीने से आए। वे लोग ज़रा ऐसे ही हैं। गुस्सा तो मुझे बड़ा आता है इनके दकियानूसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी जो ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। हालांकि रामस्वरूप जानते हैं कि गोपाल प्रसाद और उनका बेटा दकियानूसी ख्यालों के लोग हैं, पर फिर भी वो अपनी बेटी का रिश्ता उस घर में करना चाहते हैं, क्योंकि माँ बाप चाहते हैं कि अच्छा लड़का, अच्छा खानदान बेटी को मिल जाए, तो बेटी का सारा जीवन सुखी रहेगा। तो इसलिए उन्होंने, रामस्वरूप ने गोपाल प्रसाद से ये झूठ बोला था कि उमा जो है कम पढ़ी लिखी है। तो प्रेमा कहती है, और लड़का? तो रामस्वरूप कहते हैं, बताया ना तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर है, मतलब दोनों एक जैसे हैं।
बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है और तालीम का दूसरा। तालीम होता है पढ़ाई लिखाई। क्या करें, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को तो ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी, कि मजबूरी में देखो, रामस्वरूप को पता भी था कि ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं और मेरी बेटी ने सारा जीवन इनके साथ काटना है, फिर भी लड़की के लिए एक अच्छा रिश्ता देखने के लिए माँ बाप को क्या क्या कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। तो रतन जो दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा था, जल्दी जल्दी आता है और कहता है, बाबूजी बाबूजी। तो रामस्वरूप कहता है, क्या है? तो रतन ने जवाब दिया, कोई आते हैं, मतलब कोई आ रहा है। तो जैसे ही रामस्वरूप बाहर दरवाजे से झांके, उन्होंने जल्दी से अपना मुंह अंदर कर लिया। अरे ए प्रेमा, वे आ भी गए, मतलब दोनों लड़के वाले आ गए हैं। नौकर पर नज़र पड़ते ही, अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ़, गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया। अब उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। और ऐसा सुनकर नौकर अंदर के दरवाजे से मक्खन लाने चला जाता है। और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी, कि लड़के वालों के सामने थोड़ा सा वो गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ जाती है और उसकी धोती जो है ज़मीन पर रखे बाजे से अटक जाती है। तो प्रेमा कहती है कि ये बाजा वह नीचे ही रख गया कमबख्त", मतलब उसको प्यार से गाली देती है कि वो बाजा नीचे ही रख गया। रामस्वरूप कहते हैं कि तुम जाओ, मैं उसे रख दूंगा जल्दी। तो प्रेमा जाती है और जैसे ही रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं, किवाड़ों पर दस्तक, दरवाजे पर नॉक हो जाती है। तो रामस्वरूप हंसते हुए उन्हें वेलकम करते हैं, आइए आइए। और बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना, दोनों आ जाते हैं। आँखों से लोक चतुराई टपकती है, दोनों ही चालाक प्रवृत्ति के व्यक्ति लग रहे थे देखने से। आवाज़ से मालूम होता है कि काफ़ी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। फितरती मतलब मतलबी, जिस समय पर किसी को अपना बनाने वाले, इस तरह से। तो उनका लड़का कुछ खीस निपोरने वाले नौजवानों में से है, जो वैसे ही बिना बात ही ऐसे दांत निकाल के रखते हैं, उनको बोलते हैं ऐसे। और आवाज़ पतली है और खिसियाहट भरी है, ज़्यादा अच्छी दमदार आवाज़ नहीं है, और कमर झुकी हुई है। उसकी वो शख्सियत है, मतलब ऐसी उसकी पर्सनैलिटी थी, व्यक्तित्व था। तो रामस्वरूप अपने दोनों हाथों को मलते हुए उन्हें कहते हैं कि इधर तशरीफ़ लाइए, इधर, कि यहाँ आकर बैठिए। बाबू प्रसाद बैठते हैं, मगर उनकी बैंत गिर जाती है, जो उनकी हाथ की स्टिक थी, जो उन्होंने सहारा लेने के लिए ली हुई थी, वो नीचे गिर जाती है। तो रामस्वरूप कहते हैं कि यह बैंत लाइए, मुझे दीजिए, और उसको कोने में रखकर खुद भी वहाँ बैठ जाते हैं। फिर वो पूछते हैं कि मकान ढूंढने में आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? तो गोपाल प्रसाद अपना गला ठीक करते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, तांगे वाला जानता था, और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं, कि हमें तो आना ही था, हम रास्ता ढूंढ ही लेते। तो रामस्वरूप कहते हैं कि यह तो आपकी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ़ दी। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं कि अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम, आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपको खासी परेशानी में डाल दिया। इस तरह वो एक दूसरे से बात करके तकल्लुफ़ करते हैं। तो रामस्वरूप कहते हैं कि यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, कि आप तो मतलब मेरी ही तारीफ़ करने लगे, इस तरह से बोलने कि आप मुझे फंसा रहे हैं। हम तो आपके सेवक हैं, मतलब कि आप मेरी तारीफ़ ना कीजिए, तारीफ़ के काबिल आप हैं, हम तो आपके सेवक हैं। और थोड़ी देर बाद वो लड़के की ओर मुखातिब होते हैं। मुखातिब होता है फ़ेस टू फ़ेस होना। तो लड़के की तरफ मुंह करके उससे पूछते हैं, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? तो शंकर ने जवाब दिया, जी कॉलेज की छुट्टियां तो नहीं हैं, वीकेंड में चला आया था। वीकेंड मतलब सैटरडे संडे, जो सप्ताह का अंत होता है, उसमें यूं ही चला आया था, छुट्टियां अभी नहीं हैं। तो रामस्वरूप ने पूछा कि आपका कोर्स ख़त्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। तो शंकर कहता है कि जी हाँ, कोई साल 2 साल। तो रामस्वरूप हैरानी से कहता है कि साल 2 साल, कि मतलब 2 साल क्यों? क्योंकि कोर्स ख़त्म होने के लिए तो 1 ही साल बाकी है। तो शंकर कहता है कि हाँ, 1 आध साल मार्जिन रखता हूँ, कि 1 आध साल मैं मार्जिन रखता हूँ, कि हो सकता है फ़ेल ही हो जाऊँ। तो इस तरह से वो रामस्वरूप, गोपाल प्रसाद और शंकर की वार्तालाप होती है। तो ये था बच्चों हमारे व्याख्या भाग 2। आशा है आपको समझ आया होगा। कल हम व्याख्या भाग
3 करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।